Today we will read it is the chapter 11 of your book, The Making of the National Movement, 1870 and 1947. And this is the part of this is the second part of this chapter, a nation in the making. तो हम पढ़ रहे थे कि अ नेशन इन द मेकिंग, कि राष्ट्र जो है वो कैसे उभरते हुए राष्ट्र के बारे में पढ़ रहे थे कि उस समय जो राष्ट्र है वो किस तरीके से उसमें चेंजेस हो रहे थे और किस तरीके से उभर रहा था, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे. इट हैज़ ऑफन बीन सेड दैट द कांग्रेस इन द First 20 years were the moderate in its objectives and the methods. During this period, it demanded a greater voice for Indians in the government and in the administration. It wanted the legislative councils to be made more respective, given more power, and introduced in the provinces where none excited. It demanded that the Indians be placed in high position in the government. For this purpose, it called for the civil service examination to be held in India as well, not just in London. The demand for the Indianization of the administration was part of the movement against racism, since most important job at the time were monopolized by white officials at the British generally assumed that Indians could not be given position of responsibilities. Since British officers were sending a major part of their large salaries home, Indianization, it was hoped, would also reduce the drain of wealth to England. Other demands include the separation of the judiciary from the executive, the repeal of the Arms Act, the freedom of speech and एक्सप्रेशंस. अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उपदेश और तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी था. इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह देने के लिए आवाज़ उठाई. कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह देनी चाहिए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ उनका गठन किया जाना चाहिए. कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाने चाहिए. इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए. शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था. अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी पद पर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे. इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी. भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्त बोलने की इन्हें स्वतंत्रता दी जाए. The early Congress also raised a number of the economic issues. It's declared that British rule had led to poverty and the famines, increase in the land revenue at improvised prisons and zamindars, and exports of the grains of the Europe had created food storages. The Congress demanded reduction of the revenue, cut in military expenditures and more funds for irrigation. It passed many resolutions on the salt taxes, treatment of the Indian laborers aboard, and the suffering of the forest dwellers caused by an interfering forest administration. All this shows that despite being a body of the education elite, the Congress did not talk only on behalf of professional groups, zamindars or industries.
जो अर्ली कांग्रेस का टाइम था, यानी कि शुरुआती साल थे, उसमें कांग्रेस ने कई तरह के इकोनॉमिक इश्यूज भी उठाए। उनका ऐसा कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से बहुत ही पुअर्टी फैल रही है और बहुत ही अकाल पड़ रहा है। बढ़ते लगान के कारण जो भी किसान हैं और जो जमींदार हैं वो मतलब बहुत परेशान हो गए हैं। अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थ जो हैं उनकी भी कमी हो गई है। कांग्रेस की मांग थी कि लगान जो होता है, रेवेन्यू होता है, उसको कम करना किया जाए, क्योंकि अब भारतीयों के पास तो कुछ भी नहीं बचता था। फौजी जो खर्चे हैं उनके लिए भी भारतीयों को पे करना पड़ता था, तो उसमें भी कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है अनुदान दिया जाए। उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव, भारतीयों के कामों में दखलंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनस्पतियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। से पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूह, जमींदारों और उद्योगपति के हक में ही नहीं बोल रही थी। The moderate leaders wanted to develop public awareness about the unjust nature of the British rule. They published a newspaper, wrote articles, and showed how British rule was leading to the economic ruin of the country. They criticized British rule, their speeches, and sent representatives to different parts of the country to mobilize public opinion. They felt that the British had respect for the ideas of freedom of justice, and they would accept the just demands of the Indians. What was necessary, therefore, to express their demands and make the government aware of the feelings of the Indians. मध्यवर्ती जो नेता थे, यानी कि जो मॉडरेट लीडर्स थे, जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण जो भी उनका व्यवहार था उनसे अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने जनता को, जो सरकार कर रही है ब्रिटिश सरकार, उसकी जानकारी जनता को मिले, उसके लिए उन्होंने अखबार निकाले, कई बड़े बड़े लेख लिखे और ये मतलब जनता को जागरूक किया कि ब्रिटिश सरकार जो है वो उनको तबाही की ओर ले जा रही है। उनके जो तेजस्वी भाषण हैं उसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण करने के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने जनप्रतिनिधित्व भेजे। लेकिन मध्यम मार्गियों को यह भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मार्गों को स्वीकार करेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। मतलब एक तरफ तो ये जनता को जागरूक कर रहे थे और दूसरी तरफ इन्हें सरकार पे भी विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार जो है इनकी स्वतंत्रता की मांग को मानेगी। फ्रीडम इज आवर ब्राइट राइट, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। By the 1890, many Indians began to raise questions about the political style of the Congress. 1890 का जो दशक था, बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लग गए थे। In Bengal, Maharashtra and Punjab, leaders such as Vipin Chandra Pal, Bal Gangadhar Tilak and the Lala Lajpat Rai were beginning to explore more radical objectives and methods. इनमें पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र में जो मेन जो क्रांतिकारी थे विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे जो क्रांतिकारी नेता हैं, और उन्होंने परिवर्तन लाने के उद्देश्य से पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे। They criticized the moderate for their politics of the prayers and the emphasized the importance of the self-reliance and the constructive work. They argued that the people must rely on their own strength, not on the good intentions of the government. People must fight for Swaraj. Tilak raised the slogan, "Freedom is my brighter and I shall have it." अब वो परिवर्तन लाना चाहते थे और उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि सब चीज़ें प्रेयर से नहीं होती हैं, हमारे हक को हमें लड़कर भी मांगना होता है। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए, लोगों को स्वराज के लिए लड़ना पड़ेगा। तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा।
ये जो नारा है तो बहुत ही फेमस है, सभी को पता है। इन 1905 वायसरॉय कर्जन पार्टीशन बंगाल, जो वायसरॉय कर्जन था उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। एट दैट टाइम बंगाल वॉज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड इंक्लूडिंग बिहार और पार्ट ऑफ द उड़ीसा। उस समय जो बंगाल था वो ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उसमें बंगाल का हिस्सा थे। द ब्रिटिश आर्ग्यूड फॉर द डिवाइडिंग बंगाल फॉर द रीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कन्वेंसेस। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था। Means whose conventions did it represent clearly. It was closely tied to the interests of British official and the businessmen. Even so, instead of the removing the non-Bengali areas from the province, and the government separated East Bengal and the merged it with Assam. Perhaps the main British motives were to curtail the influence of the Bengali politicians and to split the Bengali people. अब अंग्रेजों का तो कहना था कि प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा जरूरी है, परंतु यहाँ पर प्रशासनिक सुविधा का क्या मतलब था? इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है कि इसका मतलब अंग्रेजी अफसरों और व्यापारियों के फायदे से था। लेकिन सरकार ने जो गैर बंगाली इलाकों को अलग करने के बजाय उनके पूर्वी भाग को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। मतलब कोई भी शक्ति होती है, यदि उसको बांट दिया जाए तो वो शक्ति कम हो जाती है, टूट जाती है। तो वो इन्होंने इस तरीके की राजनीति का खेल खेला। The Swadeshi movement south of the Alps, British rule and encouraged the idea of the self-help Swadeshi enterprise, international education, national education and use to Indian languages. To fight for Swaraj, the radicals advocated mass mobilization and boycott of the British institution and goods. Some individuals also began to suggest the revolutionary violence would be necessary to overthrow British rules. स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए ये जो परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों और वस्तुओं का बहिष्कार करने पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंक देने के लिए क्रांतिकारी हिस्से का समर्थन करते थे। The opening decades of the 20th century were marked by other development as well. A group of Muslim landlords and Nawabs formed the All India Museum, Legues and Dhaka in 1906. The Legues supported the partition of Bengal. It desired separate electorates for the Muslim, a demand conceded by the government in 1909. Some seats in the councils were now reserved for the Muslim who would be elected by the Muslim voted. This tempted politicians to gather a following by the distributing favors to their own religion group. 20वीं शताब्दी के प्रारंभ का जो दशक था उसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और भी घटी थी। 1906 में मुसलमान जमींदारों व नवाबों के लिए समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया था। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली थी। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमानों के लिए अलग से रखी गई थी, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाता था। इसलिए राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन करने का लालच पैदा हो गया था।
The Congress split in 1907. The moderate were opposed to the use of boycott. They felt that it involved the use of force. That split the Congress came to be dominated by the moderate, with the Tilaks follow functioning from the outside. The two groups renovated in December 1915. Next year, the Congress and the Muslim League signed the historical Lucknow Pact and decided to work together for representative government in the country. 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्यम मार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था और इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल का प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस ने मध्यम मार्ग का दरवाजा बनाया ताकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे और दिसंबर 1915 में दोनों खेमे में एक बार फिर से एकता स्थापित हुई और अगले साल कांग्रेस मुस्लिम लीग के बजाय ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के लिए तैयार हो गई। नेक्स्ट ईयर कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग साइंड हिस्टोरिकल लखनऊ पैक्ट एंड डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर, और उन्होंने साथ में काम करने की सोची फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री, सरकार में प्रजातंत्र की भूमिका निभाने के लिए। तो ये यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम मतलब जो आगे का लेसन है वो सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ वीडियोस में टाइम की लिमिटेशन होती है। थैंक यू वेरी मच। इस चैप्टर को आप बार बार पढ़ें तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा टफ है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।